So, student, it is a chemistry class 12, unit 5, surface chemistry, पृष्ठ रसायन। स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 12 का अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना है। जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उस चैनल में हैं, जा करके उन वीडियो को अच्छे से स्टडी करें और यूपी बोर्ड 2021 के लिए प्रिपरेशन करें। देखें, नेक्स्ट पॉइंट है अपोहन डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? देखिए, विलयनों को शुद्धिकरण करने के लिए कोलाइडी विलयनों को शुद्धिकरण करने की ये मेथड प्रक्रिया चल रही प्रोसेस है। इसमें डायलिसिस क्या है? अपोहन। देखिए, इसके अंतर्गत हम एक जांतव झिल्ली या चर्म पात्र लेते हैं। देखिए, ये जांतव झिल्ली है या चर्म पात्र है। चर्म पात्र या जांतव झिल्ली आपको बताया जा चुका है कि एक ऐसा ये मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसमें से एक कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, पारगम्य होते हैं, या अशुद्ध जो कोलाइड विलयन होते हैं, अशुद्ध कोलाइडी जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं इसमें से। तो ये जो चर्म पात्र हम लोग लिए हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी मानव की त्वचा भी एक चर्म पात्र की ही तरह कार्य करती है, और मानव का जो ये किडनी है यानी वृक्क, वो भी क्या करता है, उसमें से जो भी हमारे शरीर में वर्जित पदार्थ बनते हैं जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, खनिज लवण, यूरिया, यूरिक वर्ज्य पदार्थ, इन सबको क्या करती है, फिल्टर करके उनको माने विसरित कर देती है, निकाल देती है अपने अंदर से। तो उसी तरह से ये चर्म पात्र होते हैं। इसमें एक ऐसा झिल्ली लेते हैं, चर्म पात्र लेते हैं, इसमें अशुद्ध कोलाइडी विलयन को रख लेते हैं। ठीक है, इसको शुद्ध करना है, और एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर रख लिया गया है, जल। अब इसमें हम लटका दिए हैं इस अशुद्ध विलयन को, इसमें भर करके इस चर्म पात्र में। ठीक है, तो क्या करेगा, इसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो इससे होकर के पानी में निकलती चली जाएंगे, अंततोगत्वा शुद्ध कोलाइड विलयन हमारा बचेगा। ठीक है, तो यह जो अपोहन मेथड है, यह कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसमें अशुद्ध साल के कण चर्म पात्र या जांतव झिल्ली से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, विसरित हो जाते हैं उस कह ले तो। जबकि जो शुद्ध कोलाइड विलयन है वह इस चर्म पात्र से नहीं जाते। ठीक है, विसरित होने का मतलब कि इसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो निकल करके पानी में जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया है, अशुद्ध कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की ये जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं या अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। देखिए, ये क्या है, यह एक यू आकार की नली होती है जिसमें कि हम कोलाइडी विलयनों को रख लेते हैं। जानते हैं कोलाइडी विलयनों पर या तो धन आवेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है। तो इस यू आकार की नली में एक हम कैथोड रखते हैं और दूसरा एनोड सिरा रखते हैं। ठीक है, एक कैथोड पर माइनस चार्ज होता है और जो एनोड होता है वो उस पर प्लस चार्ज होता है। तो इसमें जो भी हम एक कोलाइड लिए हैं, उन कोलाइडी कणों पर या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट यदि कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश है, तब यह कैथोड से यानी ऋण आवेश है, तब तो ये एनोड की तरफ जाएंगे। यदि कोलाइडी कण या कोलाइडी विलयन धन आवेशित है, तब तो यह उल्टा कैथोड की तरफ जाती है या संचलित होती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी कणों पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, जिससे क्या होता है कि ये जो कोलाइडी कण है ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करती हैं। ठीक है, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड का मतलब कि यदि ये ऋण आवेशित हैं, कोलाइडी कण ऋण आवेशित हो तो धन आवेश की तरफ, एनोड की तरफ जाएंगे। यदि धन आवेशित हैं तब तो कैथोड की तरफ संचलित करेंगी या जाएंगी। इसी संचलन को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है? देखिए, जो भी कोलाइडी विलयन होता है,
कोलाइडी विलयन को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मालूम चलता है कि जो कोलाइडी कण हैं उसमें नाचते हुए नजर आते हैं, टेढ़े मेढ़े इधर से उधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी किसी वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ये चीज परिघटना देखा, उन्हीं के आधार पर ये नाम पड़ा ब्राउनी गति। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनको यदि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो यह क्या होते हैं? इसके जो कोलाइडी कण होते हैं इधर उधर जिग जग टेढ़े मेढ़े गति करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। यह क्या होती है? ब्राउनी गति। नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। टिंडल वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इसको खोजा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एक कोलाइडी विलयन लिए गए हैं। इस कोलाइडी विलयन में यदि प्रकाश को गुजारा जाए, प्रकाश किरणों को गुजारा जाए जो कि एक शंकु के रूप में आकृति बनाती हैं, तो कोलाइडी विलयन में एक कोलाइडी विलयन है, इसमें से यदि प्रकाश किरणों को हम गुजार करके जस्ट ऊपर लंबवत किसी सूक्ष्मदर्शी से देखें, ठीक है, प्रकाश किरण यदि समांतर जा रही हैं तो हमको सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊपर से ठीक लंबवत देखना है नीचे। तो ऐसा देखने पर पता चलता है कि ये जो कोलाइडी कण चमकते हुए नजर दिखाई देते हैं, एक शंकु की तरह, यानी कि ये नीले प्रकाश की भांति ये चमकने लगते हैं, यानी प्रदीप्त हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। चूंकि वैज्ञानिक टिंडल ने यह परिघटना देखा था तो उनके नाम पर यह टिंडल इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, यदि प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाए, इन प्रकाश किरणों को, तो प्रकाश मार्ग चमकते हुए शंकु की तरह दिखाई देता है जो नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था, अतः इस परिघटना को हम लोग क्या करते हैं? टिंडल प्रभाव। नोट कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मिसल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मिसल क्या है? मिसल, जब हम अपने कपड़ों से साबुन के द्वारा कपड़ों को साफ करते हैं या डिटर्जेंट पाउडर जिसको अपमार्जक बोलते हैं उससे साफ करते हैं, तो साफ करने का ये जो प्रक्रिया है उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल कहते हैं। यानी कि कपड़े को जब साबुन से साफ किया जाता है तो जो साबुन के कण होते हैं या साबुन एक संरचना बनाती है, उसको हम लोग मिसल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ है, ठीक है, ये साबुन है, साबुन का स्ट्रक्चर है। साबुन के जो फार्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं RCOONA, यानी कि सोडियम या पोटेशियम स्टीयरेट। ठीक है, RCOONA। आर क्या है? हाइड्रोकार्बन, यानी क्या है? सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा। ठीक है, COO कार्बनिक ग्रुप है। ठीक, तो साबुन या निरमे को, डिटर्जेंट पाउडर को जैसे ही हम पानी में घोलते हैं तो उसके जो साबुन है, उस साबुन के जो अणु हैं टूटने लगते हैं, ये आयनित हो जाते हैं। ठीक है, ये दो भागों में RCOO जो साबुन का फार्मूला है ये टूट जाएगा। देखिए RCOO माइनस और सोडियम पॉजिटिव में, ये दो आयन में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, जो RCOONA है यह आगे क्या करता है कि यह भी दो पार्ट में बटेगा। R अलग हो जाएगा, COO अलग हो जाएगा। ठीक है, जो COO पोर्शन होता है वो हेड कहलाता है और R जो पोर्शन होता है वो टेल कहलाता है। COO जो पोर्शन होता है उसे हम लोग जलरागी कहते हैं। जलरागी का मतलब यह पानी की दिशा में होता है, जल से प्रेम करता है। ठीक है, ये पानी की दिशा में होता है। जो हाइड्रोकार्बनिक, R का मतलब कि हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप है। ठीक है, वो क्या होता है? जल से दूर होगा, उसको जल विरागी कहते हैं। वो खास करके उन गंदगी की तरफ या उस तेल की तरफ होगा जिसको हमें साफ करना है साबुन से, वो दूर होता है। और यह जो ऊपरी वाला सिरा होता है वो कांटे की तरह होता है, जो पानी में होता है, उसको जल रागी बोलते हैं। ठीक है, तो साबुन द्वारा जब हम कपड़ों को साफ करते हैं तो साबुन का आयनीकरण होने लगता है और ये दो भागों में टूटता है, RCOO माइनस और सोडियम प्लस। ठीक है, RCOO आयन जो होता है वह एक हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होती है R, जो यहाँ पर बताया गया है, वो साबुन का स्ट्रक्चर है। और दूसरा COO पोर्शन जो होता है वो पानी के अंदर होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि उस मैल के चारों तरफ जो साबुन के कण होते हैं
वो एक घेरा सा बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैल देखा गया है, बीच में आर जो है ये उस कपड़े की डल्टी गंदगी होती है जो गोल बना लेती है। उस गोल के चारों तरफ ये साबुन जो होते हैं एक घेरा सा बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग मिसेल कहते हैं। तो इनका क्या वर्क है, यह जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है यह जल के अंदर होता है, क्या करता है, उस कपड़े की गंदगी को पानी के अंदर खींचने लगता है, खींचता है, जिससे गंदगी एक तरफ हो जाती है और कपड़े हमारे साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया। साबुन के जो अणु होते हैं इसके दो भाग होते हैं। पहला आयनिक सिरा, यहाँ पर देख रहे हैं, जो जलरागी होता है अर्थात जल में घुलनशील होता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और दूसरा जो पोर्शन होता है आर, यह जल विरागी होता है, यानी कि यह डल्टी की तरफ होता है, दूर होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जब साबुन को कपड़े की गंदगी या साबुन पर चिकनाई पर लगाई जाती है तो उसका जो ध्रुवी सिरा है, ध्रुवी सिरा का मतलब कि यही COO वाला पोर्शन, ठीक है, यह ध्रुवी पोर्शन जो होता है जल में अंदर की तरफ होता है, जो कांटों की तरह निकला रहता है, इसे हम लोग मिसेल कहते हैं। यहाँ पर फिगर में आप देख रहे हैं कि कांटे की जैसा ये निकला हुआ है, इसका जो ध्रुवी सिरा COO पोर्शन है साबुन का, ये बाहर की तरफ निकला है। यही जो क्या करता है, उस गंदगी को बाहर खींचता है। जब कपड़ों को साबुन से धोया जाता है तो ध्रुवी सिरा COO निगेटिव वह क्या करती है कि गंदगी को जल से बाहर खींच लेती है और इस तरह से हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको नोट कर लें। अगेन मिसेल निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट है पेप्टीकरण। देखिए पेप्टीकरण क्या है, जब कोलाइडी पदार्थों का ताज़ा अवक्षेप किसी उचित विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा पुनः कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। ठीक है, इसके पहले आप लोग कोगुलेशन पढ़े हैं, अवक्षेपण, कोगुलेशन यानी स्कंदन। ठीक है, स्कंदन प्रक्रिया में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब कि कोई कोलाइडी विलयन होता है उसका जो स्टेबिलिटी होती है आवेश के कारण होता है। ठीक है, आवेश के कारण ही वो कोलाइडी विलयन है। यदि किसी प्रकार से यदि उन आवेशों को हम तोड़ दें या समाप्त कर दें तो या न्यूट्रल कर दें तो कोलाइडी जो कण होते हैं पेदी में नीचे बैठने लगते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। ठीक, तो कोलाइडी जो भी विलयन होते हैं उनमें दो प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। इन आयनों के चलते ही वो कोलाइडी विलयन स्थायी में होता है। यदि उन आयन को किसी प्रकार से हटा दिया जाए तो वो कोलाइडी जो कण होते हैं वो स्टेबिलिटी समाप्त हो जाएगी, वो नीचे बैठने लगेंगे पेनी में, अर्थात उसका अवक्षेपण होने लगेगी। इस प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं। तो उस अवक्षेपित विलयन को यानी उस अवक्षेप को ही बोला है कि उस ताजे अवक्षेप को यदि लेकर के उसमें कोई ऐसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिला दे जिससे वह पुनः कोलाइडी विलयन बन जाए तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टीकरण। नेक्स्ट पॉइंट है रच्छी कोलाइड, प्रोटेक्शन कोलाइड, रच्छी कोलाइड। देखिए ये क्या है, वे द्रव स्नेही कोलाइड जिन्हें द्रव विरोधी कोलाइड में डालने पर द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब कि ऐसे कोलाइड जो कि द्रव में घुलते हों। तो यदि द्रव स्नेही कोलाइड में कोई द्रव विरोधी कोलाइड मिला दिया जाए जो द्रव में न घुलते हैं, उसको बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन रुक जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम किसी द्रव स्नेही में द्रव विरागी कोलाइड मिलाते हैं तो द्रव विरोधी कोलाइड के चारों तरफ ये द्रव स्नेही कोलाइड है वो एक घेरा बना लेते हैं, यानी उनका एक प्रोटेक्शन कर देते हैं जिससे वो घुल न पाए उस पानी में जो द्रव विरोधी कोलाइड है। इसी प्रोटेक्शन को, रक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं, रच्छी कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। हमारे चारों ओर के जो कोलाइड हैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर दें। देखिए आकाश का रंग नीला, आप देखें कि आकाश का रंग नीला
जो दिखाई देता है क्यों होता है, वो धूल के कण जो होते हैं, जैसे हवा पानी के जो जलवाष्प हैं उनके कण या धूल के कण जो हमारे आँखों तक प्रकाश के द्वारा प्रकीर्णित होकर के पहुँचते हैं, जिससे आकाश का रंग नीला देता है, नीला दिखाई देता है, वह भी धुंध कोहरा क्या है, एक प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है कोहरा, धुंध, बरसात। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक कोलाइडी कण की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे अब देखते हैं कि बड़ी छोटी छोटी बूंदें कोहरा का रूप दिखाई देती हैं। ये बादल, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे कोलाइड हैं। ठीक है, और बहुत से खाद्य पदार्थ, बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मक्खन, ये आइसक्रीम, फलों का रस, ये सब क्या है, एक प्रकार के कोलाइड ही हैं। ठीक है, और ये रुधिर, रुधिर हमारा क्या है, रुधिर हमारे बॉडी में जो रुधिर है, रक्त है, वह भी एक कोलाइड ही है। जैसे जब आदमी कहीं चोट लगता है, घाव लगता है, तो रक्त बहने लगता है, तो यदि हम फिटकरी लगा दें तो फिटकरी क्या करता है, उस कोलाइड को क्या होता है, अवक्षेपित कर देता है, जिससे वहाँ थक्का बन जाता है। ठीक, और फिर रक्त बहना रुक जाता है। तो रुधिर भी एक कोलाइड है। और हमारी जो धरती है, मिट्टी है, मृदा, यह भी एक कोलाइड ही है। इसके बाद ये जो नदियों में डेल्टा बनता है, ठीक है, देखे हैं कि नदी का जल जो होता है वो कोलाइडी विलयन बना लेता है मृदा के कणों के साथ। और उसमें यदि बहता हुआ समुद्र का जल मिल जाए तो समुद्र का जल और नदी का जल आपस में मिल जाते हैं, क्यों मिल करके एक डेल्टा बना लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के जल और नदी के जल में जो आयन की प्रक्रिया होती है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, नदी का जो जल होता है वो समुद्र के जल से जब मिलता है तो समुद्र के जल में जो उपस्थित वैद्युत अपघट्य मिट्टी के कोलाइड हैं, वह उस विलयन को क्या करते हैं, स्कंदित कर देते हैं। स्कंदित माने उसको अवक्षेपित कर देते हैं, जिससे वहाँ की जो मिट्टी होती है जमने लगती है और डेल्टा बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कोलाइडी विलयनों का अनुप्रयोग। देखिए, कोलाइडी विलयन का बहुत सी मानव जीवन में यूटिलिटी है, उपयोग है। चिमनी से निकलने वाले धुएं के शोधन में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ देखें जिसमें कि धूम्र, आर्सेनिक, कार्बन इत्यादि जो निकलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि उन धुओं को किसी ऐसे कक्ष से गुजारते हैं जिनमें कि विपरीत आवेश हो। जैसे जो निकलने वाले धुओं में जो भी पदार्थ हैं, आर्सेनिक या कार्बनिक पदार्थ, उन पर जो भी आवेश होता है उसके जस्ट विपरीत हम कोई आवेश वाले कक्ष से गुजारते हैं, जिससे उनका स्कंदन हो। इस तरह से शुद्ध कर दिया जाता है उस धुएं को। ठीक है, अगला पॉइंट होता है चर्म शोधन में। चर्म शोधन में भी ये जो कोलाइडी हैं इनका उपयोग किया जाता है। जो पशुओं का खाल होता है वो कोलाइडी विलयनों का प्रकृत होता है, जिन पर कि धन आवेशित कण होते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ों के लिए ये सफाई का काम करते हैं। नेक्स्ट होता है जल के शोधन में। जल के शोधन में अभी आप जानते हैं कि ये जो फिटकरी होती है, इससे भी पानी के, अशुद्ध पानी के कोलाइडी विलयनों को साफ किया जाता है। इसके बाद तमाम औषधियाँ जो होती हैं वो उनका भी कोलाइड के रूप में प्रयोग होता है। तमाम जो साबुन और अपमार्जक का शोधन प्रक्रिया होती है वहाँ भी होता है। रबर के उद्योग में भी इनका कोलाइडी कणों का या कोलाइडी विलयनों का उपयोग किया जाता है। सो स्टूडेंट, थैंक यू।